एज प्रेजेंट मेरा पोजीशन जो है पूरे हिंदुस्तान में है, पॉलिसी की संख्या के आधार पर 17वां मेरा पोजीशन पूरे हिंदुस्तान में है, और करीब 24,000 विकास अधिकारी आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में सर काम कर रहे हैं। और जोन में मैं अपने जोन जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा जो मेरा ईस्ट सेंट्रल जोन हुआ, उसमें मैं टॉप 5 में हूँ, और अपने डिवीजन में मैं अपने पटना 1 डिवीजन में मैं 2nd रैंक में हूँ। बहुत ही बखूबी जो है वो सहारा में काम किया, LIC में आपने इतना काम किया। दोनों ही काम में जो है वो कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, सेलिंग स्किल की जरूरत होती है। तो ये आपने कैसे सीखा? सेलिंग कैसे सीखा, कम्युनिकेशन कैसे सीखा, लोगों से अच्छा रिलेशनशिप बनाना आपने कैसे सीखा, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं जब LIC में एजेंसी के रूप में काम किया तो सर मैं बताऊं, मेरे घर में 4 बर्तन और एक कोयला का चूल्हा के अलावा और 2 पुरानी उस वक्त खाट हुआ करते थे, उसके अलावा मेरे घर में कोई ऐसी चीजें नहीं थी। उन्होंने मुझे बोला, अरुण यू आर ग्रेट वगैरह वगैरह करके मुझे बड़ा बोले, यू आर ए नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर SBA इन इंडिया सेलिंग जीवन उत्सव पॉलिसी, उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि तुम हमारे नंबर 1 विकास अधिकारी हो। और उन्होंने अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी मुझे बोला जब भी तुमको मेरी जरूरत हो तो तुम मुझसे सीधे बात कर सकते हो। कि जैसे ही मैंने अकाउंट उनका खोला 2,500 रुपया में, और अगले महीने उनकी 6 लाख रुपया की लॉटरी निकल गई। मेरा पब्लिसिटी इतना जबरदस्त हो गया कि लोग कहने लगे कि सहारा इंडिया का ये स्कीम में इस आदमी से अकाउंट खुलवाओगे तो तुम्हारी लॉटरी गारंटी है कि निकलेगी। तो मैं तो हतप्रभ रह गया कि मैं डेली दिन भर घूमता हूँ, 1-2 अकाउंट सहारा इंडिया का खुलता है, नहीं खुलता है तो 150 रुपया मिलता है, और इसमें तो मैं मेहनत कुछ किया ही नहीं। मैंने तो बस लोगों से मिला और मिलवा दिया, और मुझे 3600 रुपया मिल गया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बड़ा बढ़िया काम है, बड़ा मतलब मेरी तो सब जरूरतें यहाँ से पूरी हो जाएंगी। और धीरे धीरे कहते हैं ना कि मैं तो यूं ही निकला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और आज मेरे पास 145 लोगों की सर टीम है, लेकिन मेरा एक्टिवाइजेशन लेवल ऑल इंडिया नंबर 1 है सर। मेरे पास 145 लोगों में से 63 क्लब मेंबर अभी करता है, और 17 से 18 मेरे पास सेंचुरियन एजेंट हैं। 2 एजेंट मेरे पास ऐसे हैं जो 300-400 पॉलिसी करते हैं। तो मेरे पास जो फौज है बिल्कुल कहिए कि एकदम डायमंड की टीम है सर, और अच्छे लोग हैं। जैसे रोटरी बिहार डिस्ट्रिक्ट होती है 3250 बिहार झारखंड में, उसका असिस्टेंट गवर्नर तक के पद पर रहा। मैं पूरे हिंदुस्तान में जीवन उत्सव पॉलिसी सेल करने में मैं नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि जब किसी भी गोल को आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ और कंसिस्टेंटली आप उसके पीछे पड़ जाते हैं तो देर सवेर आप उस गोल को हासिल कर ही लेते हैं। फिर इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पैसे हैं या कितने पैसे नहीं है। फिर इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप की मदद करने वाला कोई है या मदद करने वाला नहीं है। देर सवेर आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। ऐसे ही एक शख्स से आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं। इनका नाम मिस्टर अरुण वर्मा है। अरुण वर्मा ने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत LIC जैसे टफ ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर इंश्योरेंस को बेचना होता है, एक टफ प्रोफेशन में उन्होंने अपना काम शुरू किया। बहुत ही कम एज में, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काम को शुरू किया। लेकिन आज माहौल कुछ ऐसा है कि LIC की जो कम्युनिटी है उसमें 15-20 लाख लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अरुण वर्मा जी आज की तारीख में LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर। चलिए मिलते हैं मिस्टर अरुण वर्मा जी से, और उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, और सक्सेस को डिकोड करने की हम उनके इस इंटरव्यू में कोशिश करेंगे। अरुण वर्मा जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। बिल्कुल, और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलने के बाद। बिल्कुल। सो अरुण जी, मैं जानना चाहता हूँ आपके बचपन के बारे में। आपका बचपन कैसा था, आपका परिवार कैसा था, वहां से शुरू करते हैं अरुण जी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए सर, हम एक बिल्कुल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे,
और मेरे पिताजी एक ग्रेड 3 के एम्प्लॉय थे हेल्थ डिपार्टमेंट में, और वी आर 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। और कुछ ऐसी परिस्थिति थी, मेरे पिताजी कुछ डिजीज थी उनको, किडनी से लेकर के हाइपरटेंशन सारी चीजें थी, और लगातार बीमारी के वजह से, और खास करके कहिए कि इलाज के कारण, या बीमारी इतनी गंभीर थी कि 7 इयर्स तक कंटिन्यूअस, आप इसको कह सकते हैं 83 to 99 तक वो बिल्कुल बेड रेस्ट में थे, कंटिन्यूअस बेड पर ही थे। और मैंने पहले ही बताया कि हम लोग 4 भाई थे। तो स्थिति ऐसी थी कि पिताजी लिव विदाउट पे थे, कोई सपोर्टिंग हैंड फैमिली में नहीं था। वी ऑल आर अनएम्प्लॉयड। बड़े भाई, मैं थर्ड, तीसरे नंबर पर था। तो मैं शुरू से ही पिताजी के बड़ा निकट था, उनके दुख को, उनके तकलीफ को, उनकी परिस्थिति को समझता था। और पढ़ाई लिखाई भी मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई। और मैं मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही बाय गॉड ब्लेस्ड आदमी पर्सन था। मुझे क्लास 6 से ही पढ़ाई लिखाई के लिए भी स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती थी। तो मैं उस स्कॉलरशिप के अमाउंट से भी कोशिश करता था कि मैं पिताजी को सपोर्ट करूं, खर्चे घर का चलाऊं। स्थिति इतनी घर में स्थिति थी कि कभी कभी घर में खाने के लाले पड़ जाते थे। तो मैं शुरू से ही, मुझे लगता था, क्लास 8 से ही मैं 84 में मैं मैट्रिक किया था, तो क्लास 82 83 से ही स्थिति हमारे घर की बड़ा नाजुक हो चली थी। तो मैं ट्यूशन वगैरह भी करने की कोशिश करता था, लोगों को पढ़ाता था जा करके। उस वक्त मुझे एक ट्यूशन के 20 और 25 रुपीज 1 घंटे के मिलते थे। तो मैं इस भी कोशिश करता था। फिर मैंने मैट्रिकुलेट भी किया, और उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, कुछ फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी सर। तो मुझे एक व्यक्ति, मैं जिस क्षेत्र में, पकरी रामा करके एक जगह था, वो नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मैं एक व्यक्ति को देखता था दैट टाइम, मतलब लगातार वो आदमी स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, स्कूटी थी उस वक्त, प्रिया करके स्कूटी थी, वो चलता था और आराम से घूमता टहलता था। तो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था कि आदमी करता कुछ नहीं है वगैरह, कुछ होता नहीं है, सुबह शाम मार्केट में नजर आता है, और उस वक्त स्कूटर गाड़ी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं हमेशा इंस्पायर्ड होता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप करते क्या हैं, बताइए। मुझे बड़ा वो व्यक्तित्व जो ऐसा था, जो मुझे बहुत प्रभावित करता था। और मैं थोड़ा सा देखता भी था कि हमेशा ये आदमी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं, स्कूटी से चलते हैं। उस वक्त किसी को स्कूटी, साइकिल भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो मैंने उससे पूछा, तो वो बताया कि मैं एलआईसी में अभी करता हूँ। मुझे लगा कि इसमें कैसे बहाली होती है, कैसे काम होता है। तो उन्होंने कुछ बताया मुझे, लेकिन कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनलिज्म ये चीज होती है ना, कि वो आदमी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे कि मैं इस काम को शुरू करूं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं पकड़ी ब्राह्मा से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पर नवादा है, जहां एलआईसी की ब्रांच थी। तो मैं उस ब्रांच में गया, और डायरेक्ट वहां पर उस वक्त के जो शाखा प्रबंधक थे, मैंने उनसे मिला, और मैं बोला कि मैं एलआईसी में एजेंसी करने के लिए आया हूँ, मुझे एलआईसी में काम चाहिए। तो तो मैं उन्होंने आपसे मुझे ये जानना चाहता हूँ अरुण जी, इससे सर, पहले कि आप आगे का मुझे स्टोरी बताएं, ये जब आपके दिमाग में आया कि भाई मेरे को एलआईसी में, ये कोइंसिडेंट था, मतलब आपको वो व्यक्ति मिल गए, आपके दिमाग में नहीं था कि मुझे एलआईसी में जाना है। जी जी वो जी, एलआईसी व्यक्ति में जाना नहीं। वो व्यक्ति हाँ, आपको मिल गए, आपको ऐसा लगा, आप उससे प्रभावित हुए, आपको लगा चलो इससे पूछते हैं। जी तो वो जी जी, एलआईसी बिल्कुल में, वो बिल्कुल। एलआईसी में निकले, एलआईसी में काम कर जी, रहे थे। एलआईसी में वो अभिकर्ता के रूप में काम करते थे। तो तो मैं उन्होंने जब, आपको बोला कि आप जुड़ जाइए एलआईसी के साथ। नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया कि आप जुड़ जाइए। उन्होंने बताया कि, मैंने पूछा कि ये इसमें अभिकर्ता कैसे बना जाता है, किस तरीके से बना जाता है। अच्छा, वो तो अभी उन्होंने करता बोला था, वो कि एजेंट थे, वो भी एजेंट थे। वो, जी जी, वो भी अभिकर्ता थे। वो भी अभी तो करता, ओके। उन्होंने उन्होंने बताया कि ये ब्रांच में जाना पड़ता है, वहाँ आपके कुछ रास्ते उन्होंने दिखाया, तो मैं खुद ब्रांच में चला गया। उस वक्त आपकी एज क्या थी अरुण जी? देखिए सर, ये भी एक स्टोरी है। जब मैं एजेंसी लेने के लिए ब्रांच में गया, वहाँ शाखा प्रबंधक महोदय के पास मैं बैठा और बात किया, तो उन्होंने मेरा एज पूछा। तो उस वक्त मेरी एज जो थी वो 18 इयर्स कंप्लीट नहीं थी, पूरे 6 महीना कम रही थी। तो
उन्होंने बोला कि, और मैं बहुत ही दुबला पतला था, बहुत ही कमजोर भी था और जो भी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि बड़ा प्यार से उन्होंने बताया कि आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए, और अभी तो आपकी उम्र भी नहीं हुई है एलआईसी में। जब 18 साल आपकी एजेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तभी आपको एज कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको एलआईसी में एजेंसी मिलेगी। उसके पहले हम लोग आपको एजेंसी नहीं दे सकते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने मुझे सलाह भी दिया कि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, आप बहुत युवा हैं, एलआईसी में बहुत अनुभव की जरूरत पड़ती है, और बहुत मतलब थोड़ा एज भी ऐसा होना चाहिए, मेच्योर्ड एज होना चाहिए, ताकि लोग आपको पॉलिसी देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एजेंसी में आ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। ऐसा शाखा प्रबंधक ने कह करके मुझे वहां से वापस लौटा दिया। उस वक्त आप कौन सी कक्षा में पढ़ते थे अरुण? उस वक्त मैं इंटर कर रहा था। इंटर, इंटर हाँ, यानी 12वीं हाँ, कक्षा में? इंटर कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। 12वीं कंप्लीट हो चुकी थी आप? जी, 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 12वीं जी। कंप्लीट हो चुकी। जी, तो जी, उस जी। वक्त आप बता रहे थे आपके पिताजी की तबीयत खराब थी, आप ऐसा कह रहे हाँ, पिताजी की तबीयत हैं? खराब थी और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसके चलते मुझे काम की ज़रूरत थी, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। आपकी उस वक्त आपके पिताजी की तबीयत खराब थी और आमदनी जो है वो बंद हो गई थी क्या, घर की? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, घर की आमदनी किसी तरह से गाड़ी पटरी पर चल रही थी। अच्छा, स्थिति बहुत ही दयनीय थी हमारे घर की। देती रहेगी। ओके, ओके, जी। ओके। तो इस तरीके से जो है आप एलआईसी में, उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब 6 महीने के बाद फिर आप एलआईसी में जुड़े? नहीं, तो नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि मैं वापस लौट आया और सडनली एक उस वक्त सहारा इंडिया की काम चल रही थी। सहारा इंडिया का काम हो रहा था, तो मुझे तो ज़रूरत था, मुझे काम की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। तो फिर मुझे लगा कि एक व्यक्ति मुझे मिल गए, उनका नाम शशि भूषण जी था, आई रिमेंबर। उन्होंने बोला कि ठीक है, सो आप सहारा इंडिया में जुड़ जाइए और सहारा इंडिया में काम कीजिए, यहाँ कोई एज फैक्टर नहीं है, इसमें अकाउंट खोलना पड़ेगा, वगैरह खोलना पड़ेगा, ये काम करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत है, आप बताइए काम क्या करना पड़ेगा। तो डेट टाइम सहारा इंडिया में कुछ अकाउंट भी खोलते थे और साथ में उसकी एक गोल्डन की अकाउंट करके एक योजना थी सहारा इंडिया की। और गोल्डन की अकाउंट में था कि उस वक्त 2500 रुपया जमा करने पड़ते थे ग्राहक को। उसमें 1000 रुपया का इंदिरा विकास पत्र दिया जाता था और 1500 रुपया सहारा इंडिया रख करके उसमें लॉटरी सिस्टम निकालती थी। और उस लॉटरी में ग्राहक को हर महीने पार्टिसिपेट किया जाता था और लकी ड्रॉ होती थी लखनऊ से। और लकी ड्रॉ में जो होते थे, तो मैंने उन उन्होंने स्कीम बताया मुझे सहारा इंडिया का और बोले कि हर स्कीम में जब आप अकाउंट खोलिएगा तो इसमें 150 रुपया आपको पारिश्रमिक अभिकर्ता के रूप में आपको मिलेंगे। तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया स्कीम के बारे में। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम थे उस क्षेत्र में हमारा रेपुटेशन अच्छा था, लोग समझते थे कि ये मेहनती लड़का है। मैं घर घर जाकर के ट्यूशन भी पढ़ाने का काम करता था, तो लोगों में मेरी जान पहचान थी, लोग का ट्रस्ट मेरे ऊपर था। तो मैंने अपने ही एक रिलेटिव, हमारे मामा लगते थे, उनका मैंने 2500 रुपया का अकाउंट ये खोला। और देखिए, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात उस वक्त हुई कि जैसे ही मैंने अकाउंट उनका खोला 2500 रुपया में, और अगले महीने उनकी 6 लाख रुपया की लॉटरी निकल गई अच्छा, सहारा इंडिया से। छह अच्छा। लाख रुपया का। उस वक्त सहारा इंडिया उसमें लखनऊ में एक मकान देती थी और साथ में एक एम्बेसडर कार देती थी, वो 6 लाख रुपया में। तो लॉटरी निकल गई तो लोगों को लगा कि अरे ये तो बड़ा बढ़िया चीज है, लोग के ऊपर में उस वक्त 6 लाख रुपया का प्राइज निकल जाना। तो ज्यों ही 6 लाख रुपया का प्राइज निकला तो कितने सारे साल की लोगों बात है ने, ये, कौन से साल की बात है अरुण? ये मैं 88 की बात बता रहा एटी हूँ। एट की बात कर रहे हैं? ओके, ओके। एटी ठीक है, की बात ठीक। बता रहा हूँ। तो मेरे हाई स्कूल में, जिस हाई स्कूल में पढ़ता था, उस हाई स्कूल के हमारे जो हेड टीचर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि अरे तुम क्या क्या चीज योजना तुम सेल कर रहे हो, उसमें देखो तो तुम्हारे वो आदमी को इतना लॉटरी निकल गया। तो मैंने उनको भी योजना बताई। देखिए, मतलब भगवान की क्या इच्छा थी, अनुकंपा थी मेरे ऊपर कि मैंने उनका अकाउंट खोला और उसके तीसरे महीने उनको उस वक्त हीरो होंडा मोटरसाइकिल निकल गया। हाँ, क्या बात, क्या हाँ, बात। तो मेरी पब्लिसिटी और हो गई। हाँ, उसके बाद हमारे एक कजन थे, उन्होंने मुझे बोला, तीसरा अकाउंट मुझे बोला कजन कि अरे यार मेरा भी एक खोल दो, देखो ऐसे ऐसे करके है। बोले हाँ बिल्कुल है। तो मैंने उनका अकाउंट खोल दिया
और उनका अकाउंट खोला, और उनको उस वक्त वेस्टर्न का कलर टीवी मिलना था थर्ड प्राइज में, उनको वेस्टर्न की कलर टीवी निकल गई। तो मेरा पब्लिसिटी इतना जबरदस्त हो गया कि लोग कहने लगे कि सहारा इंडिया का ये स्कीम में इस आदमी से अकाउंट खुलवाओगे तो तुम्हारी लॉटरी गारंटी है कि निकलेगी। ये अलग बात है कि 3 के बाद मैंने 150 अकाउंट खोला, किसी की नहीं निकली, लेकिन शुरुआती 300 मेरी निकल गई। तो उसमें 150 रुपया पर अकाउंट मुझे मिलता था। तो मुझे मजा आने लगा, और अकाउंट के लिए मुझे लोग, पब्लिसिटी ऐसी हो गई थी सर कि अकाउंट खुलना शुरू हो गया। और सहारा इंडिया में मैं काम करने लगा तो मैं एलआईसी की ओर जो ध्यान था मेरा, गए थे वो वापस आए थे, मैं भूल गया कि मुझे फिर, और देन फिर 18 इयर्स मेरी एज भी कंप्लीट हो गई। तो मुझे, लेकिन मैं सहारा इंडिया का काम करना शुरू किया, और बाकी दूसरे स्कीम को भी मैंने सेल करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद एक दिन मैं मार्केट में था तो एक सज्जन, जिनका नाम श्री अनिल कुमार सिन्हा, जो हमारे गुरुदेव हुए, विकास अधिकारी के रूप में उनकी पोस्टिंग हुई थी नवादा शाखा में, न्यूली पोस्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर थे। तो उनको हेडक्वार्टर, वो मैं जहां मेरा कार्यक्षेत्र था पकड़ी बरामा, तो उनका हेडक्वार्टर अलॉटेड हुआ था पकड़ी बरामा। तो जब वो पकड़ी बरामा हेडक्वार्टर अलॉटेड हुआ तो डेट, जो हमारे शाखा प्रबंधक थे एलआईसी के, उन्होंने डायरी से निकाल करके मेरा नाम दिया कि देखिए वहां एक लड़का, ये मिस्टर अरुण कुमार वर्मा करके है, वो आज से 6 महीना पहले एजेंसी के लिए आया था पकड़ी बरामा से। मुझे लग रहा था कि उस लड़का को एजेंसी की जरूरत है, आप पकड़ी बरामा में जाइए और इस लड़का से मिल करके आप एजेंसी की बात कीजिए। तो मैं पकड़ी बरामा मार्केट में था कि एक दुकान में एक मुझे बुलाता आया कि एक आदमी आपको खोज रहे हैं। मैंने गया तो श्री अनिल कुमार सिन्हा जी से मेरा परिचय हुआ। वो बोले कि मैं एलआईसी में हूँ, एलआईसी में विकास अधिकारी हूँ, और आप गए थे। तो मुझे फिर पुरानी इच्छा जाग गई एलआईसी की। और चूंकि सहारा इंडिया में जानता था कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन है, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मुझे तो काम की जरूरत है, और मैं तो प्रोफेशनल, मैं सहारा का भी काम करूंगा, एलआईसी का भी काम करूंगा। और अनिल कुमार सिन्हा जी ने मुझे एजेंसी एलआईसी की दी। अच्छा, ये, तो ऐसे ऐसे आपकी एंट्री हुई एलआईसी में। जी 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 बहुत जी जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी जैसे आप सहारा में करते थे वहां पे तो लॉटरीज लगती थी, तो जी। शुरुआती लॉटरी ने आपका काम बहुत आसान कर दिया। हाँ, ये मार्केटिंग का काम था तो थोड़ा सा मैं इजी हो हाँ। गया। लेकिन बट एलआईसी में जब हमारी एजेंसी हुई, तो मैं जब भी फील्ड में, जो भी हमारे विकास अधिकारी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता था, तो मैं फील्ड में जाता था तो लोग हमको एलआईसी की एक पॉलिसी नहीं देते थे। ये जरूर कहते थे कि तुम सहारा इंडिया वाला मेरा अकाउंट खोल दो। तो अच्छा, मैं एमएनसी में एलआईसी, एलआईसी का काम नहीं देते थे आप, सहारा इंडिया का देते नहीं, थे? कुछ शुरुआती दौर में मैं जब एलआईसी के लिए लोगों के पास जाना शुरू किया, एलआईसी एजेंसी लेने के बाद, तो लोग मुझे एलआईसी की पॉलिसी नहीं देते थे। हाँ, सहारा इंडिया की योजना के बारे में वो जरूर पूछ लेते थे, और सहारा इंडिया का योजना ले लेते थे, लेकिन एलआईसी की एजेंसी नहीं हुई थी। और शुरुआती 3 महीने तक जब मैं एलआईसी की एजेंसी लिया तो मेरी एक भी पॉलिसी नहीं हुई, एक भी पॉलिसी नहीं हो पाई। अच्छा। तो फिर हमारे विकास अधिकारी एक दिन आए और उन्होंने मुझे बताया कि अरुण जी, आप काम धाम कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है एलआईसी में, आपका कोडिंग करवाना है। एजेंसी उस वक्त पहले लाइसेंस मिलता था, और उसके बाद एक पॉलिसी देने के बाद कोडिंग होती थी। तो लाइसेंस तो आपकी इशू हो गई है, बट कोडिंग नहीं हुआ है, अब 3 महीना होने जा रहा है, तो कम से कम एक पॉलिसी भी आप कीजिए। तो मैंने अपनी व्यवस्था बताई, असमर्थता बताई कि सर देखिए, ऐसा है कि मैं कोशिश तो जरूर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। सो मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे बताया कि सो आपके कुछ जान पहचान के यहाँ पर हैं, जो जिनके पास आप मुझे मिलवाने के लिए ले जा सकते हैं, कुछ ऐसे अच्छे लोग जो हैं। बोले जान पहचान तो पूरे शहर से ही मेरी है, लेकिन मैं अपने क्राइसिस के दिनों में पकरी रामा में एक सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच हुआ करती थी, तो वहां पर भी उस वक्त मैं कुछ पार्ट टाइम में, डेट टाइम बैंक वगैरह में भी एम्प्लॉय की कमी रहती थी। तो वहां के जो एक ब्रांच मैनेजर थे, मैं बिल्कुल आदर और सम्मान के साथ, अब वो नहीं रहे, लेकिन उस वक्त वो स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर थे, श्री बाबूलाल प्रसाद। तो वो मुझे पार्ट टाइम काम देते थे। उस वक्त मुझे डेली मजदूरी के रूप में कहिए कि वो बिल बनता था कूली का, एक पानी भरने वाला का, और 30 रुपया मुझे वहां से बैंक से मिलता था। लेकिन बैंक में मैं उनको कुछ पेपर ऊपर का सपोर्ट करता था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत अच्छी थी, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी थी। तो वो बैंक का काम मुझसे करवाते थे, लेकिन चूंकि उनकी व्यवस्था थी कि उससे ज्यादा मुझे वो
डेली वेजर के रूप में, एक कुली के रूप में बिल बना करके पेमेंट करते थे। तो मैं अनिल जी को उनके पास ले गया, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्री बाबूलाल जी के पास। तो हमारे विकास अधिकारी जो थे उनको बताए कि अरे अरुण, तो अरे अरे ये जो वेरी लेबोरियस बॉय वगैरह वगैरह उन्होंने बोला। तो बोले कि बताइए, तो बोले कि ये एलआईसी की एजेंसी लिए हैं और इसमें आपको मदद चाहिए। तो बाबूलाल जी बड़ा आश्चर्यचकित हुए, बोली ये तो बैंक डेली आता है, डेली काम करता है, इसने तो कभी बताया ही नहीं कि आप एलआईसी में एजेंसी लिए हो, मुझे बताना चाहिए था। मैंने बोला कि नहीं, मैं बता नहीं पाया। बोले मैं क्या मदद करूं? तो अनिल जी बोले कि इसका कोडिंग करवाना है, यदि आपके यहाँ से किसी तरह से कोई, तो आप ही एक पॉलिसी ले लेते। जो भी बात हुई, थैंक्स गॉड कि उस वक्त 3 इम्प्लाई नए नए स्टेट बैंक पकड़ीब्रामा में ज्वाइन किए थे। तीनों का नाम मुझे याद है, मारांडी जी, अजय कुमार सिन्हा और कुंज बिहारी नायक नायक जी। तो उन्होंने ब्रांच मैनेजर से तीनों असिस्टेंट को बुलाए, बोले कि यार तुम लोग तो नया नया नौकरी किए हो, अच्छी बात है, कुछ सेविंग करो और एलआईसी की पॉलिसी ले लो। देखो ये तो तीनों आदमी, मैं चूंकि बैंक डेली आता जाता था, तो वो तीनों आदमी भी मुझे पहचानते थे और मेरे मेहनत से और मेरे व्यवहार से वो तीनों प्रभावित भी थे। तो उन्होंने भी, ब्रांच मैनेजर उस वक्त जब रिक्वेस्ट किए तो बोले कि ठीक है सर, हम लोग की तीनों की पॉलिसी कर दिया जाए। और मैंने मैंने कुछ नहीं किया, हमारे विकास अधिकारी ने फॉर्म निकाला, साइन किया, पेपर लिया, डॉक्यूमेंट लिया और बैंक था, तुरंत काउंटर पर से ब्रांच मैनेजर ने सपोर्ट करके 8,000 रुपया के आसपास एक 74-15 करके पॉलिसी होती थी, तीनों का कुल मिलाकर के 24,000 रुपया प्रीमियम और प्रपोजल फॉर्म वगैरह कंप्लीट करके उनको मिल गया। हमारे विकास अधिकारी वहां से फिर नवादा चले गए। दूसरे क्या दिन बात, हमारे विकास, हाँ, क्या बात, ये कौन से साल की बात है अरुण जी? ये 88 की बात है। 88 की बात है, तो आपकी जी पहली जी पॉलिसी जी, में आपको 24,000 का प्रीमियम आ गया? प्रीमियम आ गया। वाह। और दूसरे दिन, उस वक्त कैश पेमेंट का ऑप्शन होता था, दूसरे दिन उसी टाइम इवनिंग में हमारे अनिल जी फिर मेरे पास आ गए पकरीवरामा, और उन्होंने तीनों रसीद मुझे दिया कि आप ये रसीद जा करके ले लीजिए, और एक वाउचर लेकर के आए। बोले कि इसमें आप सिग्नेचर कर दीजिए, ग्रीन कलर का वाउचर था। मैंने उनको सिग्नेचर कर दिया और 24 और 10 34 कैश उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया कि आपका ये 24,000 रुपया का कमीशन है, 3600 रुपया, और आपकी 12 पॉलिसी, ये 3 पॉलिसी पर इतना है, और 12 पॉलिसी यदि आप कंप्लीट कर देंगे तो टोटल कमीशन का 40% आपको बोनस भी एलआईसी में मिलेगा। तो मैं तो हतप्रभ रह गया कि मैं डेली दिन भर घूमता हूँ, एक आध दो अकाउंट सहारा इंडिया का खुलता है, नहीं खुलता है, तो 150 रुपया मिलता है, और इसमें तो मैं मेहनत कुछ किया ही नहीं। मैंने तो बस लोगों से मिला और मिलवा दिया और मुझे 3600 रुपया मिल गया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बड़ा बढ़िया काम है, बड़ा मतलब मेरी तो सब जरूरतें यहाँ से पूरी हो जाएंगी और मुझे तो अभी इस चीज में मेहनत करना पड़ेगा। और डेट डे मेरा सर टर्निंग पॉइंट था, मैंने सहारा इंडिया को वहीं पर स्टॉप किया, अलविदा किया और एलआईसी में लग गया। और दैट डे 13/4/88 से लेकर के मेरा ज्वाइनिंग डेट था 13/4/88, क्योंकि और 88 से मैं कंटिन्यूअस आज 2025 तक एलआईसी में जो आया हूं, तो एलआईसी के लिए ही होकर के रह गया हूं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपके लिए शुरुआती 3 महीने थोड़े स्ट्रगल के थे, लेकिन जो है जी जी बिल्कुल। आपके विकास अधिकारी की मदद से आपका एक टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ अरुण जी, आपने बहुत ही बखूबी जो है वो सहारा में काम किया, एलआईसी में आपने इतना काम किया। दोनों ही काम में जो है वो कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, सेलिंग स्किल की जरूरत होती है। तो ये आपने कैसे सीखा, सेलिंग कैसे सीखा, कम्युनिकेशन कैसे सीखा, लोगों से अच्छा रिलेशनशिप बनाना आपने कैसे सीखा, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सर, एलआईसी में आने के बाद हमारे जीवन में दो व्यक्ति का रोल बहुत ही अहम है। आज भी मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आपके इस प्लेटफॉर्म पर कहना चाहूंगा कि एलआईसी में मुझे जीवन देने वाले व्यक्ति जो थे, हमारे विकास अधिकारी थे अनिल कुमार सिन्हा। और ये संयोग है कि वो नए नए विकास अधिकारी आए थे और उनके पहले अभिकर्ता हम ही थे, उनके पहले अभिकर्ता मैं ही था, क्योंकि विकास अधिकारी को तो टीम बनानी पड़ती है और बहुत सारी टीम, बड़े बड़े विकास अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी टीम रहती है, लेकिन उनके मैं पहले अभिकर्ता थे। अच्छा, और उनको अनिल पहले जी, अभी करता थे? मैं पहले अभिकर्ता हाँ था हाँ उनका। हाँ। हाँ। तो अनिल जी का मेरे जीवन में और मेरे, मतलब जो आपने बोला कि स्किल डेवलपमेंट कैसे आपके हुई,
तो स्किल मेरे अंदर में जो स्किल हुई, जो एलआईसी की जानकारी उन्होंने दी, जो उन्होंने मेरे साथ मुझे ट्रेंड किया, मुझे यह है तो उनका रोल बहुत ही ज्यादा अहम है। रह गई बात की स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन जो है, लोगों से कैसे मिलना है वगैरह, तो दूसरे व्यक्ति जो उस वक्त हमारे जीवन में आए सर, वो आप जानते हैं और आपने बताया भी नाम, आदरणीय श्री अनूप कुमार जी सर। तो अनूप कुमार जी हमारे 3 साल नवादा शाखा में शाखा प्रबंधक रहे, और उस वक्त भी बहुत सारे अभिकर्ता नवादा शाखा में थे। लेकिन पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर में क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया कि उनका सर्वाधिक स्नेह मुझे शाखा में प्राप्त होते आया। और जब भी कहीं वो बाहर निकलते थे, फैमिली प्रोग्राम में भी बाहर निकलते थे, कहीं भी आते थे, तो मुझे कहते थे कि अरुण तुम चलो साथ में। और उनके साथ में जब रहने लगा, थोड़ा समय व्यतीत करने लगा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो थी मुझे, जो कि मेरे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी थी, चाहे वो कम्युनिकेशंस हो, चाहे लोगों से कैसे मिला जाता है, लोगों से कैसे बात किया जाता है, उन्होंने मुझे वो सिखाया। और उस वक्त ही नहीं सिखाया, उसके बाद वो दूसरे जगह भी गए, तीसरे जगह भी रहे, लेकिन मैं बिल्कुल उनके टच में रहा, और वो बिल्कुल मेरे टच में रहे, और आज तक हम लोग एक दूसरे के टच में हैं। और ये चीज जो मैंने सीखा, तो वो बिल्कुल अपने श्री अनूप कुमार जी से सीखा, और अनिल कुमार जी से स्किल सीखा, और दोनों मिल करके मेरे जीवन के लिए जो है कहिए कि एक अहम रोल उन्होंने अदा किया है। और आज भी दोनों आदमी को मैं बहुत ही आदर देता हूं, बहुत ही सम्मान देता हूं। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार इन दोनों का बिल्कुल ऋणी है। ये दोनों व्यक्ति यदि मेरे जीवन में नहीं आते तो हो सकता है मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो इस मामले में आप बहुत लकी रहे अरुण जी, बिल्कुल। कि आपको दो बहुत बढ़िया गुरु मिल गए आपको जी जी जी। जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन लेकिन अरुण जी, एज ए इंश्योरेंस एजेंट तो आप काम कर रहे थे, लेकिन फिर डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का दिमाग में कैसे आया? सर देखिए, मैंने बोला ना कि दो चीजें हैं। श्री कृष्ण को जन्म देने वाले व्यक्ति का नाम था वासुदेव, और श्री कृष्ण को पालने वाले व्यक्ति का नाम था नंद जी। आज पूरी दुनिया कृष्ण को वासुदेव के, श्री कृष्ण जी को वासुदेव के पुत्र के रूप में नहीं जान करके नंद के, नंद लाला के रूप में हम लोग जानते हैं। यानी ये कहते हैं कि जन्म देने वाले के साथ साथ पालने वाला का नाम ज्यादा होता है, और नंद के लाला के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, ना कि वासुदेव के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो श्री अनूप कुमार जी ने मुझे जो स्नेह दिया, जो पाला, जो मुझे मेरे अंदर में जो स्किल की, वो बराबर कहते थे कि अरुण तुम कोशिश करो। और उस वक्त एलआईसी एजेंसी में एक बढ़िया काम करने के बाद, बढ़िया बेहतर काम करने के बाद, कुछ सीटें विकास अधिकारी के लिए जो वैकेंसी के रूप में आती थी, तो उसमें 25% रिजर्वेशन एलआईसी के द्वारा बढ़िया और बेहतर काम करने वाले अभिकर्ताओं के लिए रहती थी। उसमें ये अलग बात है कि वो प्रोसेस वही रहता था कि आपको रिटन एग्जाम देना है, इंटरव्यू पेश करना है, लेकिन सीटें रिजर्व रहती थी। तो वो हमेशा मुझे कहते थे श्री अनूप कुमार जी कि अरुण तुम पढ़ाई भी करो, कुछ तैयारी भी करो, काम तो बढ़िया कर रहे हो, और तुम्हारी जगह जो है वो एक विकास अधिकारी के रूप में है। और हमेशा मुझे लगता था कि नहीं, कुछ जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, और मुझे विकास अधिकारी बनना है। और एलआईसी में आने के बाद मैं, चूंकि मैं पढ़ाई लिखाई में कहीं से कमजोर नहीं था, इंटर में, कॉलेज में भी मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन जब एलआईसी में आया तो एलआईसी के यू होके गया और कोशिश किया, और विकास अधिकारी की वैकेंसी आई, तो मैं विकास अधिकारी भी सर बना। ये तो आपके जो ऑलरेडी विकास अधिकारी थे, अनिल जी, उनको बुरा नहीं जी लगा इस बात का? नहीं सर, ये भी देखिए कितना अच्छा और संजोग की बात है। अनिल जी हमारे विकास अधिकारी थे, और उस टाइम में मैं विकास अधिकारी के लिए जब अप्लाई किया, तो रिटेन तो मैं क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू में किसी कारण से, हो सकता है कि ईश्वर को उस वक्त मंजूर नहीं था, मेरी उस वक्त बहाली नहीं हो पाई वैकेंसी नंबर 1 में। और उसके बाद 99 में, 98 में हमारे विकास अधिकारी ने प्रमोशन ले लिया, और प्रमोट होकर के वो एबीएम एस के रूप में दरभंगा में जाकर के ज्वाइन कर लिए। और दूसरी वैकेंसी जब 99 में आया, तो मैं डेट टाइम
डायरेक्ट एजेंट एलआईसी में होती है कि विकास अधिकारी नहीं रहते हैं तो अभी डायरेक्ट एजेंट हो जाए, तो मैं डायरेक्ट एजेंट था। आप तो डायरेक्ट दूसरी एजेंट बार हो। तो दूसरी बार जब वैकेंसी आई तो हमारे विकास अधिकारी प्रमोटेड होकर के चले गए थे और मैं डायरेक्ट एजेंट था, तो विकास अधिकारी को तो खुशी ही होनी थी, कोई हाँ, नाराजगी की तो बात ही नहीं थी। करेक्ट करेक्ट। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा एज ए इंश्योरेंस एजेंट, करीबन 10 साल रहे आप इंश्योरेंस एजेंट? नहीं नहीं, 88 10 98 99 11 साल में इंश्योरेंस एजेंट था। 11 साल आप एजेंट रहे, उसके बाद आप डेवलपमेंट ऑफिसर बने। जी तो जी। आपका 11 साल का जो एज ए एजेंट अनुभव रहा, वो आपको कैसे काम आया जब आप डेवलपमेंट ऑफिसर बने? देखिए, दो चीजें सर, मैंने 11 साल के एजेंसी किया उसके पहले भी मैंने दो चीजें सीखी कि मेहनत का सर कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, और जो लोग भी मेहनती होते हैं और मेहनत करते हैं तो बिल्कुल वो अपने सारे सपने को अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और मैंने 11 सालों में अभिकर्ता के रूप में भी काम किया, तो सर उस समय में मैंने अभी आपको 4-5 डिवीजन का नाम लिया, उस वक्त 4-5 डिवीजन नहीं होते थे, सिर्फ एक डिवीजन था पटना। बिहार में सिर्फ एक डिवीजन था पटना। तो पटना डिवीजन के भी मैं अग्रणी अभिकर्ताओं में से था। और दैट टाइम पटना डिवीजन के मैं उस वक्त 25-26 ब्रांचेज थी पटना डिवीजन में। तो 25-26 ब्रांचेज में डिवीजन में मैं सेकंड और थर्ड रैंक का अभिकर्ता हुआ करता था। तो मेहनत मैंने शुरू से ही की और लोग मुझे प्रेरित भी करते रहे। और मैंने जिन लोगों का नाम लिया है वो सदैव नवादा शाखा में भी वो लोग नहीं रहे, लेकिन दूसरे भी शाखा में थे, दूसरे भी डिवीजन में थे। तो मुझे, मैं उनके टच में रहता था और मैं प्रेरित होते रहता था, ब्लेस्ड होते रहता था उन लोगों से। और वो लोग भी मुझे कहीं भी रहते थे तो बिल्कुल सपोर्ट करते थे। और साथ साथ मेरी ऑनेस्टी और मेरी ईमानदारी और साथ मेहनत, क्षेत्र में लोगों को जो मैं सपोर्ट करता था, सहयोग करता था, तो इसका फायदा मुझे विकास अधिकारी के रूप में भी मिला। और मुझे कही कि जब मैं अपने शाखा में, बिहार शरीफ शाखा में जब मेरी विकास अधिकारी के रूप में पोस्टिंग हुई, तो वहां के जो शाखा प्रबंधक श्री आनंदी प्रसाद थे, वो पहले नवादा शाखा में काम कर चुके थे और मैं उनके अधीन अभिकर्ता के रूप में काम कर चुका था। तो मैं जब बिहार शरीफ शाखा में योगदान दिया विकास अधिकारी के रूप में, तो ब्रांच मैनेजर जो थे वो बिल्कुल मुझे जानते थे और वो जानते थे कि ये बहुत मेहनती लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा काम करेगा। और वो भी मुझे, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रमोट किया और बिहार शरीफ में मैं एक अच्छे विकास अधिकारी के रूप में मतलब अपनी पहचान बना पाया। तो इसका क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है। तो अरुण जी, आज अगर आपको देखा जाए तो आपके सक्सेस का लेवल क्या है? आज कितने अभिकर्ता हैं बिहार में, और आप कौन से लेवल पे आते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा तो, अभिकर्ता यानी मैंने बोला डेवलपमेंट कि ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर कितने हैं और आप कौन से लेवल? देखिए, करीब पूरे हिंदुस्तान लेवल की ही मैं बात करूं सर, तो पूरे हिंदुस्तान में विकास अधिकारी में भी एक कैटेगरी बनाया गया एलआईसी के द्वारा 2009 में। उसका नाम दिया गया सीनियर बिजनेस एसोसिएट, वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी। मतलब हम एलआईसी के एम्प्लाई तो हैं ही विकास अधिकारी के रूप में, लेकिन बहुत ही टॉप परफॉर्मेंस जिनका था, बहुत ही अच्छा कार्य जिनका था, तो एलआईसी ने एक नया कैडर बनाया सीनियर बिजनेस एसोसिएट। तो उस वक्त था कि जो कॉस्टिंग हम लोग की होती है, विकास अधिकारियों की कॉस्टिंग होती है, तो जिस विकास अधिकारी की कॉस्टिंग लेस देन 3% रहेगी, उनको एलआईसी बिजनेस एसोसिएट बनाएंगे। तो 2009 में ये स्कीम एलआईसी ने लेके आई और उस वक्त कुछ चुनिंदे लोग ही पूरे हिंदुस्तान में थे जो 3% के कॉस्ट रेशियो में काम करते थे, मैं भी उनमें साथ। तो मुझे सीनियर बिजनेस एसोसिएट बनाया गया और दैट टाइम, उस वक्त से लेकर के मैं आज तक 3% के कॉस्ट रेशियो के में अंदर में ही काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी एज प्रेजेंट मेरा पोजीशन जो है पूरे हिंदुस्तान में है, पॉलिसी की संख्या के आधार पर 17वां मेरा पोजीशन पूरे हिंदुस्तान में है। और करीब 24,000 विकास अधिकारी आज के दिन में पूरे क्या हिंदुस्तान बात, में सर काम कर रहे हैं। क्या बात, क्या 24,000 अधिकारियों में से आप 17 नंबर पे आते हैं? जी बिल्कुल। और जोन में मैं अपने जोन जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा जो मेरा ईस्ट सेंट्रल जोन हुआ, उसमें मैं टॉप 5 में हूँ। और अपने डिवीजन में, मैं अपने पटना 1 डिवीजन में मैं सेकंड रैंक में हूँ। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया।
अरुण जी, जी सर। तो आपने 11 साल एज ए इंश्योरेंस एजेंट काम किया, तो आपका जो स्किल आपने डेवलप किया वो तो डायरेक्ट कस्टमर से बिजनेस लाने में डेवलप किया। लेकिन जब आप डेवलपमेंट ऑफिसर बने तो आपका काम बदल गया। अब आपको एजेंट्स को रिक्रूट करना था, टीम बनानी थी। तो टीम बनाने में आपको चैलेंजेस आए या आसान था? टीम बनाना ऑलवेज चैलेंज का काम रहा है। और विकास अधिकारी के रूप में जब तक आपके पास एक अच्छी टीम नहीं रहेगी, जब तक आपकी एक सशक्त टीम नहीं रहेगी, तो आप इस सेक्टर में टिक पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारा जो काम है, मार्केटिंग का काम है, वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और बढ़िया और बेहतर नहीं काम करने पर एक तलवार हमेशा लटकती हुई रहती है। मैंने दो चीज मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि दो चीज मुझे, मैं आज तक उसको पकड़े हुए हैं: नित्य और प्रतिदिन अपने काम के लिए समय निकालना और मेहनत करना और प्रयास करना। और मैं जब बिहार शिव शाखा, जबकि कोई मुझे जानने पहचानने वाला नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल एकदम नया एरिया था, नया क्षेत्र था, और वहां मुझे सरवाइव करना था। और पहले से हमारे बिहार शिव शाखा में उस वक्त बहुत दिग्गज दिग्गज विकास अधिकारी पहले से थे, जो कि वो उनसे मुझे चैलेंज था कि क्षेत्र में काम करना है। लेकिन मैं हर दिन कोशिश करता था, और मुझे एक चीज जरूर पता था कि इस क्षेत्र में वो लोग जरूर सफल हो सकते हैं जिनको की नीड है, जिनको की जरूरतें हैं। भूखे लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, उनको जरूरत है पैसे की। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैं खुद था। तो मैं मूव करता था फील्ड में, तो पोस्ट ऑफिस में जाता था, वहां लोगों को देखता था। सहारा इंडिया के ऑफिसेज में जाता था, वहां देखता था। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अखबार बेचने वाले को देखता था, फेरी लगाने वाले को देखता था। तो मैं इन सब जमीनी स्तर के लोगों से मैं बात करना शुरू किया। और मैं जब जमीनी स्तर के लोगों से बात करता था, उनके साथ बैठता था, एलआईसी के बारे में बताता था, प्रोफेशंस के बारे में बताता था, करियर के बारे में बताता था, और खुद अपने आप के बारे में बताता था, तो लोग मेरी बात को सुनते थे, लोग को समझते थे। और धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना कि मैं तो यूं ही निकला था जानिबे मंजिल मगर, लोग हाँ, जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और आज मेरे पास 145 लोगों की सर टीम है। फैंटास्टिक। लेकिन हाँ, और बहुत सारे मेरे पास एमडीआरटी, 14-14 एमडीआरटी मेरे टीम में सर हुए हैं। क्लब गैलेक्सी मेरे टीम में है। और मेरी टीम की सबसे अच्छी ब्यूटी है पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर सर, एक्टिवाइज जो मेरे टीम में होती है। एलआईसी जो इस सवाल से आज भी जूझ रही है कि हर मंथ हम अपने मैक्सिमम में भी करता हूं को एक्टिवाइज करें, मेरा एक्टिवाइजेशन लेवल ऑल इंडिया नंबर 1 है सर। मेरे पास 145 लोगों में से 63 क्लब मेंबर अभी करता है, और 17 से 18 मेरे पास सेंचुरियन एजेंट हैं। दो एजेंट मेरे पास ऐसे हैं जो 300-400 पॉलिसी करते हैं। तो मेरे पास जो फौज है, बिल्कुल बिल्कुल कहिए कि एकदम डायमंड की टीम है सर। और अच्छे लोग हैं, और लोग समझने वाले लोग हैं, और हमारे मतलब मजबूत लोग हैं, और काम करने वाले और मेहनती लोग हैं बहुत हमारी बढ़िया, टीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अरुण जी, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आपने आपके काम की नस को पकड़ लिया शुरुआती दिनों में ही। आपने नस को पकड़ लिया कि किन लोगों को आपने जो है वो एजेंट बनाना है, अभिकर्ता बनाना है। आपको क्या लगता है अरुण जी? एक तो ये समझ में आ गया कि आपने नस पकड़ ली थी आपके काम की। आपको क्या लगता है और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफिसर बने? जरूरतें ऐसी चीजें होती है, मैंने जीवन में सर, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं सपने जरूर देखता था। सपने जरूर देखता था कि मुझे, मेरे पास ये होना चाहिए, मुझे मेरे पास वो होना चाहिए। और मैं जब एलआईसी में एजेंसी के रूप में काम किया, तो सर मैं बताऊं, मेरे घर में 4 बर्तन और एक कोयला का चूल्हा के अलावा, और दो पुरानी उस वक्त खाट हुआ करते थे, उससे अलावा मेरे घर में कोई ऐसी चीजें नहीं थी। लेकिन मैं धीरे धीरे मेहनत से अपने घर में कोशिश करता था कि मेरे घर में ये एसेट का सामान हो, मेरे घर में फ्रिज हो, मेरे घर में टीवी हो, मेरे घर में ये हो। तो ये सब चीजों की ओर मैं आकर्षित होते लगा। और सपने जरूर देखता था कि मेरे पास भी बाइक हो, मेरे पास भी कार हो, मेरे पास भी हो। और मैं यही लोगों को, अपने साथ के लोगों को भी मैं यही चीज बताता हूँ: प्रयास करो, मन से प्रयास करो, और नीड बेस। मैंने अपनी टीम में वैसे ही लोगों को चुना जिनको की काम की जरूरत थी। मैं वैसे लोगों को आज भी नहीं चुनता हूं जिसका पेट भरा हुआ है वो मेरी बात नहीं सुनेगा, जिसको भूख लगा हुआ है वही मेरी बात सुनेगा। और मैंने ऐसे लोगों को ही साथ में लेकर के चला, और ईमानदारी से उनके साथ मेहनत किया, और वो भी
देखे कि नहीं मेरे साथ कोई एक व्यक्ति है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो मैं उनको साथ लेकर के चला और ये पूरी एक यात्रा है जो कि मैं यहाँ तक सर पहुंच पाया। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ रहे, आपके अभिकर्ताओं के साथ में आप उनके साथ रहे हमेशा, यही एक वजह है आपकी कामयाबी की, या कोई और भी लगता है? नहीं, कामयाबी की तो सर बहुत सारी वजह होती है। अभिकर्ताओं का तो साथ मैं आज भी मैं हर दिन कम से कम 5 से 10 अभिकर्ताओं से जब तक नहीं मिलता हूँ तो मुझे चैन नहीं आता है। मुझे अच्छा लगता है अपने अभिकर्ताओं के साथ बैठना, अभिकर्ताओं के साथ बात करना। साथ में बहुत सारे ऐसे चीज थे, जब मैं इस शहर में आया तो कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी मैं जुड़ा। जैसे रोटरी बिहार डिस्ट्रिक्ट एक होती है, 3250 बिहार झारखंड में, उसका असिस्टेंट गवर्नर तक के पद पर रहा। तो मुझे सामाजिक लोगों से भी मिलने जुलने का यहाँ पर मौका मिला और मुझे इस चीज में भी थोड़ा अच्छा लगता था, लोगों से मिलना जुलना। तो मैं अपने शहर में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे भी मैं मिलना शुरू किया और वो लोग भी मुझे देखे समझे और धीरे धीरे कर करके मेरा अपना प्रभाव था, मेरा अपना व्यक्तित्व था। लोगों से मिलने जुलने के कारण मैं अच्छे लोगों से मिल, उन लोगों का भी सहयोग और सपोर्ट मिला मुझे शहर में, तो जिसके कारण मैं इस अपनी शहर में एक मुकाम बना पाया, एक अपनी पहचान बना पाई। आपको क्या लगता है अरुण जी, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि या अचीवमेंट आप क्या देखते हैं इतने साल? देखिए देखिए सर, एज एज ए विकास अधिकारी सीनियर बिजनेस एसोसिएट के क्षेत्र में देखा जाए तो हर वर्ष मेरे लिए एक उपलब्धि के समान है। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मेरा पिछला साल का काम है उससे मैं माइनस में नहीं जाऊं, मेरी टीम माइनस में नहीं जाऊं, बढ़िया काम करे, बेहतर काम करे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जहां एलआईसी इतनी बड़ी संस्था और एलआईसी के अध्यक्ष चेयरपर्सन जो होते हैं वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, और इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस में जहां 25-26 हजार विकास अधिकारी रहते हैं, तो बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई है सारे। तो लेकिन एक सबसे अच्छी उपलब्धि मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिससे कि चेयरमैन जैसे जो शख्सियत हमारे एलआईसी में, वो मुझको रिकॉग्नाइज कर पाए। और जीवन उत्सव एक पॉलिसी अभी पिछले दिनों एलआईसी में सर लॉन्च हुई थी और पूरे हिंदुस्तान में ये लॉन्च हुई थी, और पॉलिसी में एलआईसी तो चाह ही रही थी कि ये पॉलिसी बिल्कुल अच्छी पॉलिसी भी है। मैं कोशिश करते गया और जो कहिए मैं पूरे हिंदुस्तान में जीवन उत्सव पॉलिसी सेल करने में मैं नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। क्या? तो ओके। नंबर 1 पोजीशन पर आ गया, और ये इसकी जानकारी सर मुझे नहीं थी, कि फिगर डाटा मुझे वैसा मिल नहीं रहा था कि मैं जीवन उत्सव पॉलिसी को सेल करते करते मैं नंबर 1 पर आ गया हूँ। एक दिन अचानक केंद्रीय कार्यालय के नंबर से मुंबई के बेस मतलब 022 नंबर से एक नंबर से आया और एक कॉल आया मेरे पास। मैंने कॉल को रिसीव किया तो हमारे चेयरमैन सेक्रेटेरिएट से एक मैम थी, बोले कि यू आर मिस्टर अरुण कुमार वर्मा, सीनियर बिजनेस एसोसिएट बिहार सी ब्रांच। बोले यस मैम, माई सेल्फ अरुण वर्मा, डेवलपमेंट ऑफिसर। तो चेयरपर्सन सर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि चेयरपर्सन एलआईसी ऑफ इंडिया और मेरे जैसे करने से अधिकारी से, कर्मचारी से क्यों बात करना चाहते हैं। तो मैं बड़ा पहले सहमा कि क्या बात है, क्या बात। मुझे ये बात की बात ही नहीं थी कि मैं उत्सव में नंबर 1 हो गया हूँ। तो मैंने खैर सर का फोन था तो मैंने कॉल रिसीव किया, और उन्होंने, सिद्धार्थ मोहंती सर थे चेयरपर्सन, अभी जस्ट सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने मुझे बोला अरुण यू आर ग्रेट वगैरह वगैरह करके मुझे बड़ा बोले यू आर ए नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर एसबीए इन इंडिया सेलिंग जीवन उत्सव पॉलिसी, उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि तुम हमारे नंबर 1 विकास अधिकारी हो। और उन्होंने अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी मुझे बोला कि दिया, कि बोला जब भी तुमको मेरी जरूरत हो तो तुम मुझसे सीधे बात कर सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बहुत हमारे बढ़िया। चेयरपर्सन खुद कॉल किए, मुझे मोटिवेट हम्म। किए, और उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया और उन्होंने बोला कि और मैं व्हाट्सएप पर तब से उनके साथ आज भी सर मैं उनके टच में हूँ। तो क्या? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। जी अरुण जी जी। वाकई में बहुत बढ़िया। ये कब की बात है, कौन से साल की बात है ये? अभी 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 ये पिछले साल की है सर। पिछले साल की बात? हाँ, लास्ट ईयर की सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हाँ। सो अरुण जी, आप कैसे अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया आपकी टीम में? या, मैं जो अभिकर्ता सर बनाता हूँ, तो मैं हैंड होल्डिंग पर आज भी
बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं, टेक्नोलॉजी सारी चीजों का मैं इस्तेमाल करता हूँ, हमारे अभिकर्ता भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाई टेक के साथ साथ हाई टच भी होना आज के दिन में जरूरी है, और मैं अपने अभिकर्ताओं के साथ हाई टच में रहता हूँ। कोई भी हमारे अभिकर्ता ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मेरे विकास अधिकारी 10 दिन से मुझे नहीं मिले होंगे, 15 दिन हो गया मैं विकास अधिकारी को देखा नहीं हूँ। कोई भी अभिकर्ता ऐसे नहीं होंगे कि जो ये कह सकते हैं कि मेरे विकास अधिकारी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज्यादा मैं ऐसा नहीं होता कि मैं ऑलवेज उनके कांटेक्ट में रहता हूँ। और उनके काम के साथ साथ सर मैं अभिकर्ताओं के घर में जाता हूँ, उनके घर वाले को भी बात करता हूँ, उनके पिता से, उनके माताजी से, उनके बच्चे के बारे में मेरी टीम में जितने भी अभिकर्ता हैं उनका मैं सारा कुछ जानता हूँ, उनके पारिवारिक स्थिति को भी जानता हूँ, उनके पारिवारिक स्थिति को भी जानता हूँ। और कुछ चीजें जो मैं हमेशा करता हूँ, जिसमें एक सबसे बड़ा चीज है कि ऑलवेज कनेक्ट, मैं अपने अभिकर्ताओं से ऑलवेज कनेक्ट रहता हूँ। दूसरी बात है, मेरा ट्रेनिंग अपने अभिकर्ताओं के बीच में ट्रेनिंग सेशन सर मेरा बिल्कुल रेगुलर चलता है। मैं हमेशा उनको कहते रहता हूँ कि जब तक कुल्हाड़ी में धार नहीं दोगे लकड़ी ज्यादा नहीं काट पाओगे। तो ट्रेनिंग के माध्यम से मैं अभिकर्ताओं से कांटेक्ट में रहता हूँ, और एक्टिविटीज हमारी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स वगैरह सब रेगुलर होते रहती है। और ऑलवेज प्राइज कंपटीशंस के माध्यम से भी एलआईसी की भी जो भी चीजें अच्छी चीजें आती है मैं उनके बीच में ले करके जाता हूँ, और डायरेक्ट मैं उनसे बात करता हूँ विदाउट कोई अन्य दूसरे साधन से। मैं आमने सामने अभिकर्ताओं से बैठ करके बात करने में ज्यादा विश्वास करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत ही की फैक्टर है कि अभिकर्ता भी मेरी बात में दिल से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे अभिकर्ता भी हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, कैसे पॉसिबल हो पाता है आपके लिए? 145 जन की आपकी टीम है, आप उनके टच में रहते हैं, पर्सनली आप मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? आप इतने सारे लोगों से पर्सनली कैसे मिल पाते हैं? देखिए मेरे पास सर, और पहला जो बहुत सारे चैरिटी संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां भी थोड़ा समय देना पड़ता है। लेकिन मेरा मूल काम एलआईसी है, और एलआईसी है मेरी जान है, और एलआईसी है मेरी पहचान है। तो मैं कोशिश बिल्कुल ऑलवेज कोशिश करता हूँ एक रूटीन बना करके कि इस क्षेत्र में जाऊं तो पहले ही मैं डिसाइड करता हूं कि रात में इस क्षेत्र के अभिकर्ताओं को बता दूं कि मैं वहां आ रहा हूं। और क्लस्टर मीटिंग हमारी होती रहती है छोटे जगह पर। उस क्षेत्र में यदि 4-5 अभिकर्ता हैं तो मैं उन 4-5 अभिकर्ताओं के पास मिलता हूँ, जाता हूँ। और बिल्कुल ये मुझे मजा आता है, फील्ड में जाना, फील्ड में घूमना, अपने लोगों से बात करना, ये मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है, और मैं ये करते रहता हूँ। और कहीं से मैं बर्डन फील नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि मेरे ऊपर ये बोझ है, मुझे भारीपन लग रहा है। मुझे हर दिन जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उत्साह के साथ जाता हूँ, और उत्साह के साथ वापस भी आता हूँ। और हो जाता है सर बढ़िया से, जो काम है बिल्कुल कर लेता हूँ। और अरुण जी, आपका एक शेड्यूल बता सकते हैं? मॉर्निंग हर दिन आप बाहर जाते हैं मिलने के लिए, कैसा रहता है आपका रोज का शेड्यूल? कैसा रहता है उसके बारे में बताइए। 5 बजे के आसपास हर दिन उठ जाता हूँ, और कुछ हमारे साथ 4-5 फ्रेंड्स लोग हमारे हैं जिनके साथ सर मैं मॉर्निंग वॉक में निकल जाता हूँ। 6 साढ़े 6 के आसपास में सर 1 घंटे 45 मिनट 1 घंटे में मैं मॉर्निंग वॉक में से वापस आ जाता हूँ। और मॉर्निंग वॉक वापस आने के बाद घर में एक चाय पीता हूँ, मिसेज के साथ थोड़ी बातचीत होती है। और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि 7 बजे तक मैं निकल ही जाऊं, क्योंकि मुझे फिर मेरे पास घर में कोई काम नहीं है सर। मेरे दोनों बच्चे बाहर में रहते हैं, तो मैं और मेरी पत्नी घर में रहते हैं। और पत्नी भी चाहती है, पत्नी भी खुश होती है, क्योंकि वो भी मेरे मुश्किल दिनों को देखी है, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है और सहयोग मुझे रहता है अनडाउटली। और मैं 7 साढ़े 7 बजे तक निकल जाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि 5-7 अभिकर्ताओं से तो उनके घर में जरूर जा करके मिल लूं। फिर डिपेंड्स करता है कि मेरा आज का ऑफिस का क्या शेड्यूल है, ऑफिस में क्या काम है। तो अकॉर्डिंग टू 10 साढ़े 10 11 बजे तक सर मैं घर आता हूँ, फिर फ्रेश व्रेश होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ या खाना खाता हूँ। फिर मैं दिन में लंच नहीं लेता हूँ, और फिर 11-12 बजे के बाद में ऑफिस में भी आ जाता हूँ। फिर ऑफिस से भी कहीं किन्हीं के साथ निकलना है तो मैं निकल जाता हूँ, या कहीं नहीं निकलना है तो ऑफिस में रह भी रहता हूँ। और फिर शाम होते होते फिर मैं वापस घर में जाता हूँ, थोड़ी घर में बैठता हूँ, कुछ फैमिली के साथ देता हूँ। और जरूरत पड़ती है तो कुछ आसपास जगह चले जाते हैं, नहीं जरूरत पड़ती है तो फिर मैं घर में ही रह करके कुछ प्लानिंग करता हूँ, लोगों से फिर बात करता हूँ। यही मेरा शेड्यूल रहता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। एक एक चीज मेरे को समझ में आती है अरुण जी, कि जो व्यक्ति कामयाब है
उसके कुछ तो सिद्धांत होते हैं। आप किन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं? आपने कुछ सिद्धांत अपने टीम को भी दिए होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। टीम को मैं बस एक ही चीज कहता हूं कि आज के दिन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम करोगे फल मिलेगा ही नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। पहला तो मेरा ये सिद्धांत है। दूसरी चीज है, मैं अपने अभिकर्ताओं से हमेशा ये कहता हूं कि ये काम को अपने ऊपर प्रेशर लेकर के मत करो। ये बहुत ही धैर्य का काम है। एलआईसी की एजेंसी बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही धैर्य की काम है। तो मैं लोगों को जरूर कहता हूं कि धैर्य रखो, कोशिश करते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो, कठिन मेहनत करते रहो। सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और ये मेरा बिल्कुल यही सिद्धांत है। और साथ साथ मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि जो भी काम कर रहे हो, एलआईसी एजेंसी की काम रही, में टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहो। निश्चित तौर पर एक मुकाम तक पहुंचोगे। तुमने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। ये मैं ऑलवेज अपने अभिकर्ताओं को सर कहते रहता हूँ। एक चीज मैं क्यूरियोसिटी से जानना चाहता हूँ अरुण जी। सर 145 लोगों को आप मैनेज करते हैं। हर किसी का स्वभाव जो है वो अलग अलग होता है। कोई आपसे बहुत अच्छा भी बिहेव करता होगा, कोई किसी को हैंडल करना बहुत मुश्किल भी होता होगा। कैसे आप अलग अलग लोगों के बिहेव को मैनेज कर लेते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो स्किल डेवलपमेंट का काम है। देखिए, बहुत सारे लोग, आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत आपके अपने होकर के रह जाते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि एक उनकी एक अलग छवि आपके मन में बन जाती है। हमारे पास बिल्कुल अलग अलग टेम्परामेंट के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। तो इन सारे लोगों को लेकर के चलने के लिए मुझे भी बहुत सारे अपने आप में समझौता करना पड़ता है। अच्छे लोग हैं तो बिल्कुल उनके साथ तो अच्छे तरीके, गलत लोग भी हैं तो मैं कभी अपने आप को उद्वेलित नहीं करता हूँ। हमेशा मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पर गलत हैं, यहाँ पर आपको ये करना चाहिए था। मैं अपना मूल स्वभाव जो है ना, हमेशा ये कोशिश करते रहता हूँ कि विनम्र भाव में, विनम्र चीज में, माइल्ड तरीके से उनको बिल्कुल बताऊं, उनको कहूं। और देखिए, ह्यूमन नेचर चीज है। जानवर भी यदि प्यार से, यदि वो भी थोड़ा लात मार रहा है तो उसको भी प्यार से यदि आप सहला देते हैं, उससे आप थोड़ा सा मुस्कुरा करके भी उसके सामने खड़ा हो जाते हैं, तो जानवर को भी लगता है, और हम लोग तो सब मानव हैं। तो मैं बिल्कुल अपने तरीके से कोशिश करता हूँ। और मैं हमेशा उद्वेलित, अपने आप को चाहता हूं कि मैं उद्वेलित ना करूं। यदि मैं समझता हूं कि यदि वो आदमी आज ये बात बोल रहा है तो ठीक है, उसकी बात को सुन लिया जाए। मैं उसकी बात को सुनता हूं, उसकी बात को समझता हूं, और मैं एक आश्वासन देता हूं कि ठीक है, मैं आपसे फिर बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। इस तरीके से मैं उसको मैनेज करता हूं। और बाद में वो भी व्यक्ति समझते हैं, ऐसा बात नहीं है, वो समझते हैं और फिर मेरे पास वापस आते हैं। और वो फिर एक्सक्यूज भी करते हैं कभी कभी कि सर देखिए, कल मैं आपसे इस तरीके से बात किया, मुझसे गलती हो गई वगैरह हो गई। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के चलता हूँ सर। बस बिल्कुल कारवां चलते रह रही है, गाड़ी चलते रह रही है। अरुण जी, कोई ऐसा वक्त कभी आया, क्योंकि आप लोगों के इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, कहीं कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया होगा आपके सामने कि आपको बहुत बुरा लगा? किसी के इमोशन को आप किसी का इमोशन आप पर भारी पड़ गया और आपको बहुत बुरा लगा, आप हताश हो गए, आपको मतलब ऐसा भी लग गया कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा कोई मोमेंट हुआ आपके लाइफ में? देखिए, ये अक्सर एक बार नहीं, अक्सर होते रहता है सर। होता है ऐसा? ऐसी, ओके। हाँ, अक्सर होते रहता है और कभी कभी होते रहता है। लेकिन मैंने बोला ना कि विनम्रता एक ऐसी चीज है जिससे कि मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। जब लोग कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने दिया जाए। वो अपनी बात किसी भी तरीके से कह रहा है तो कहने दिया जाए। 2 मिनट बस आप शांत रह जाइए। यदि आप उद्वेलित भी हो रहे हैं, कोई आपको उद्वेलित करने की भी कोशिश कर रहा है, तो एक गिलास पानी पी करके आप ये मान लीजिए कि आज मेरा ये दिन अच्छा नहीं है, हो सकता है मेरा दिन ये खराब है, समझे, कल फिर मेरा दिन आएगा और मैं उससे बात करूंगा। ये भाव मेरे मन में हमेशा रहता है कि ठीक है, आज वो बोल रहा है, उसकी बात को सुन लिया जाए। और इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को शांत रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। और जब हम अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी की बातों को मुझे बहुत बुरा नहीं लगता है सर। अरुण जी, कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं जहां पर किसी आपके किसी एजेंट के साथ में माहौल जो है वो, जिसने आपको बहुत दुखी कर दिया? ऐसा कोई इंसिडेंट?
हाँ, अब भी सर कुछ मैंने पुरानी बात है। हमारे एक बहुत ही, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मेरे बहुत ही एक बहुत सीनियर अभिकर्ता हैं, हाँ। सीएम्स क्लब मेंबर भी आज आज के दिन में वो हैं। तो किसी बात को लेकर के हो सकता है वो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट, मैं जब एजेंसी देने के लिए उनको गया था ना, जब एजेंसी देने के लिए उनको गया था, तो उनके भाई साहब ने मुझे बताया था कि आप किस आदमी के चक्कर में पड़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ बैल है। वो तो किसी से बढ़िया से बात करने की उसको कला नहीं मालूम है। किसी तरह से आप कैसे उसको काम दे रहे हैं, कैसे एजेंसी दे रहे हैं, वो आदमी काम नहीं कर पाएगा। मुझे लगा था कि चलो वो उनकी बात थी, लेकिन मैंने उस आदमी से बात करना शुरू किया धीरे 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 करके, और उस आदमी के साथ मैंने मेहनत किया, और वो आदमी बिल्कुल मेहनती निकला, आगे बढ़ करके बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आदमी का जो मूल स्वभाव होता है, वो व्यक्ति एक दिन मेरे साथ बड़े गलत तरीके से उलझ गए, और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था वगैरह था। तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि बताओ, ठीक ही इनके भाई कहते थे कि ये आदमी तो बड़ा है, मैंने इतने दिनों तक इनके साथ काम किया और मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने स्वभाव के मुताबिक कुछ बोला नहीं, कुछ बात नहीं किया, और मैं घर आया सर। और घर आकर के मैं बहुत सोचा, और मैंने एक चिट्ठी तैयार की, और उस आदमी को मैंने बताया कि चूंकि आपके साथ ये दिक्कत थी, ये परिस्थिति थी, मैंने इसको ठीक किया, मैंने इसको ठीक किया। आपके भाई आपके बारे में ये कहते थे, लेकिन मैंने उनको इनकार किया, और बहुत चीजें उनके साथ जो अच्छी चीजें थी, मेरे साथ जो बढ़िया चीजें थी, मैंने उस पूरे पत्र में लिखा। और मैंने अंतिम में लिखा कि क्या आज के दिन के बाद आप मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं या संबंध तोड़ना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। और मैंने वो चिट्ठी को, पत्र को लिफाफे में डाल करके रजिस्टर्ड पोस्ट से उनके घर पर सर भेज दिया। अच्छा। और 3 दिन के बाद वो चिट्ठी उनको मिली। पहले तो उनकी पत्नी को वो चिट्ठी मिली, वो घर में नहीं थे, और स्वभाव बस उनकी पत्नी, वो चूंकि मेरा नाम लिखा हुआ था, तो वो चिट्ठी को वो खोल ली, और चिट्ठी को वो पत्नी उनकी पढ़ी, तो उनकी पत्नी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे हस्बैंड, हमारे ये आदमी जो हैं, ये सर के साथ जो हमारे घर में इतना हम लोग के लिए इतना सोचते हैं, इतना करते हैं, फैमिली रिलेशन है, और ये हमारे हस्बैंड उनके साथ ये ऐसा करके आए हैं, जो कि ये सर को चिट्ठी लिखना पड़ा। और वो मिसेज उनकी जो है, वो अपने हस्बैंड से बात की, और वो चिट्ठी पढ़ने के बाद, चिट्ठी मिलने के दूसरे दिन सुबह सुबह मेरे घर में 5 ही बजे हमारे वो अभिकर्ता और उनकी पत्नी मेरे घर में आ गई। और मेरे घर में, मैं चेयर पर बैठा हुआ था, मैं कितना भी कहा कि आप लोग भी चेयर पर सामने बैठिए, दोनों आदमी मेरे पैर के नीचे बैठ गए, और अपने कृत्य और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना शुरू कर दिए, और बोले कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। क्या बात, क्या बात। हाँ, तो ये जो, अब एक व्यक्ति होता अरुण जी, और उसको कोई सर, इस प्रकार से बोलता, तो शायद वहीं पे झगड़ा विगड़ा करके रिलेशनशिप खत्म कर लेता। लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल शांति से बिल्कुल। घर गए, आपने चिट्ठी लिखी, अपनी बातें जो है, मन की बातें चिट्ठी पे डालकर आपने पोस्ट करके भेजा। चिट्ठी में पोस्ट करके, हाँ, ये भी पोस्ट एक करके तरीका है, भेजा। ये भी और एक तरीका और दिया। और आज के दिन में वो आदमी भी अपने प्रोफेशन में, अपने, अभी भी मेरे पास आए थे, उनकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, उन्होंने मेरे से आकर के सलाह लिया, मैंने बोला ये डॉक्टर, और उसके बाद से बिल्कुल वो आदमी में भी इतना जबरदस्त परिवर्तन आया। और वो मीटिंग में, जब भी हमारी 145 एजेंट की मीटिंग होती है, वो आदमी बिल्कुल माइक पर आते हैं, खड़ा होते हैं, और ये वाकया को दोहराते हैं कि मैं आज यहाँ पर हूँ तो इस कारण से हूँ, यदि उस दिन मेरा साथ सर छोड़ दिए होते, तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। ये हमेशा वो अपने दूसरे अभिकर्ताओं को बताते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज हुई कि उस आदमी के साथ जो घटना हुई, और मुझे आगे बाकी लोगों को मैनेज करने में भी बहुत आसान हुई। फैंटास्टिक। सो अरुण जी, आप जो एज ए लीडर काम करते हैं, कई सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? क्या लगता सक्सेस होने के लिए सबसे अंदर, व्यक्ति के अंदर में जिल होना चाहिए, ललक होनी चाहिए कि मुझे अच्छा करना है और बेहतर करना है। दूसरी बात है कि जब तक, देखिए, नीड नहीं होगा, लोगों की अपनी जरूरतें नहीं होंगी, वो बिल्कुल अपने लिए, आपके लिए काम करने के लिए नहीं आएंगी।
मैं उनको बराबर ये बात बताते रहता हूँ कि ये आपकी जरूरत है, आपके फैमिली की फ्यूचर्स की बात है, बच्चे के भविष्य की बात है। आपको यहाँ पर रहना है और इस प्रोफेशन, इतना अच्छा प्रोफेशन से प्रोफेशंस के बारे में बताता हूँ, कैरियर के बारे में बताता हूँ आपको। सर ये मैं बताना चाहूंगा कि मेरे टीम से आज 6 लड़के विकास अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं, अच्छा, मेरी ओके। टीम से। और हम्म। वो छह व्यक्ति जो हैं वो भी एक सफल विकास अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो क्या मैं बात। इन सब चीजों को लेकर के लोगों को बताता हूँ, कैरियर के बारे में बताता हूँ, काम के बारे में बताता हूँ, फ्यूचर्स के बारे में बताता हूँ। और निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे टीम में, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि साल में 35 लाख 40 लाख रुपया कमीशन कमा रहे हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है उनको लेकर के मैं अपने टीम को मोटिवेट करते रहता हूँ, और लोग मोटिवेट होते भी हैं ये सब सारी चीजों को देख करके। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक अरुण जी, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप एक पेड़ बनना चाहते थे 1987 में, 88 में, लेकिन आज आप पेड़ से आगे निकलकर आप एक बगीचा बन चुके हैं। कई सारे सर लोग, 145 जन की आपकी टीम है, और उसमें से भी कई सारे लोग जो हैं वो विकास अधिकारी बन चुके हैं। आप एक बरगद की पेड़ की तरह जो है वो काफी बड़े पेड़ बन चुके हैं। नहीं नहीं, फैंटास्टिक। मैं तो सर ये चीज को नहीं मानता हूँ। मुझे आज भी लगता है कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे चीजें बाकी हैं जो कि मुझे करना है, अपने लिए, अपने टीम के लिए और अपनी प्यारी संस्था के लिए। सर मैं एक सिंपल साधारण ग्रेजुएट आदमी था सर, और एलआईसी जैसी संस्था ने सर मुझे कहाँ से कहाँ ला करके सर पहुंचा दिया। तो मैं तो बिल्कुल फॉर्चुनेट हुई ही हूँ, और मैं बिल्कुल, ये संस्था जो है सर मेरी माँ के समान है। और इस संस्था ने मुझे जो दिया है, शायद मैं कहीं किसी दूसरे जगह इतनी चीजें, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, राइट। इतनी प्रतिष्ठा, इतना पैसा नहीं पा पाता सर। ये बहुत बढ़िया। टोटल एलआईसी और साथ में जो हमारे कुछ लोग जो हैं जो मेरे साथ मिले मेरे यात्रा के दरमियान में, उन सारी चीजों को लेकर के मैं संजो करके आज सर यहाँ तक पहुंचा हूँ। अरुण जी, कोई नया इंश्योरेंस एजेंट जो भी हाल ही में इंश्योरेंस एजेंट बना है, एलआईसी के साथ जुड़ा है या इंश्योरेंस एजेंट बना है, उसे आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी चीज है, जो भी नए अभिकर्ता है, मैं उनको यही चीज बताने चाहता हूँ कि धैर्य, सबसे पहले इस क्षेत्र में धैर्य की जरूरत है। नहीं, आप ये सोचिएगा कि मैं आज यहाँ आया हूँ और कल से मैं 10,000 20,000 50,000 कमाना शुरू कर दूंगा, तो हो सकता है कि ये संभव तत्काल नहीं हो। लेकिन 3 चीजें की ओर मैं हमेशा फोकस करता हूँ। सबसे पहले नए अभिकर्ताओं को मैं बिल्कुल ट्रेंड करने की कोशिश करता हूँ। उनको ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप बिल्कुल पहले जानकारी रखिए, प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, संस्था के बारे में जानकारी लीजिए। 2 चीज तो मैं उनको बिल्कुल देता हूँ। और तीसरी चीज मैं उनको कहता हूँ कि धैर्य के साथ साथ जो है ना, निरंतर प्रयास करते रहिए। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, ऐसा नहीं कोई शॉर्ट टर्म गोल लेकर के चलिए। ये जो क्षेत्र है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और लंबे दिनों तक बने रहने के लिए आप अभी से प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। निश्चित तौर पर आप आगे वाले दिन में एक बढ़िया और अच्छे अभिकर्ता बनेंगे। फैंटास्टिक। तो अरुण जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। अभी देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो बहुत बदलाव आ गया है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आ गया है। जी जी। पहले आपने जब शुरू किया तब माहौल कुछ अलग था, लेकिन आज तो माहौल बहुत बदल गया है। तो प्रतिस्पर्धा भी बहुत है। आने वाले दिनों में अरुण जी, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या भविष्य देखते हैं? हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम और पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की जो मैं बात करूं, तो देखिए बहुत ही इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का जो फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है पूरे भारत में। अभी भी बहुत सारे ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे पाए हैं। और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो विजन है ना, और एलआईसी का भी जो विजन है कि 2047 तक हर एक पॉकेट में एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो फ्यूचर्स तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का बहुत ही उज्जवल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और चूंकि इंश्योरेंस जो है वो 2 चीज से रिलेटेड है, एक एजुकेशन से और दूसरा पॉपुलेशन से। तो हमारी देश का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, और एजुकेशन बढ़ रहा है तो समृद्धि भी आ रही है। तो निश्चित तौर पर फ्यूचर जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साथ में हमारे एलआईसी का फ्यूचर्स तो सर बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, फुल्ली गारंटेड है सब कुछ यहाँ। तो एलआईसी
का भी जो कार्य प्रणाली है, निश्चित तौर पर हमारे आने वाले दिनों में LIC भी एक, अभी तक तो हर कीर्तिमान बनाते आई है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में भी LIC का फ्यूचर भी सर बहुत ही अच्छा है। फैंटास्टिक अरुण जी, आपसे बातें करके बहुत मजा आया। बहुत ही शांति के साथ आप कट टू कट चीजें बताते हैं, और मैं आपके बात करने का तरीका भी देख रहा था। वाकई में बहुत ही मेच्योरिटी से आप चीजों को रखते हैं। बहुत मजा आया आपसे बातें करके, एक अलग स्वभाव मेरे को देखने को मिला एक्चुअली आपसे बातें करते करते। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण जी। बहुत सारे लोगों को आपके द्वारा मोटिवेशन मिलने वाला, और एक किस तरीके से काम करना है वो उनको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। जी, नमस्कार सर, धन्यवाद।